नमस्कार दोस्तों। आज हम जीडीपी कैसे मापा जाता है। कल उत्पादन वृद्धि हो गया था, आज आय वृद्धि देखेंगे। आय वृद्धि, इनकम मेथड लिख लेते हैं ठीक से। आय वृद्धि में अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक कारकों को आय वृद्धि आय वृद्धि में अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन कारकों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कारकों का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली आय को जोड़ा जाता है। यानी देश में एक साल में सबने मिलकर कितनी कमाई है। ठीक है, हमको ये बात ध्यान रखना है। यानी देश में एक साल में सबने सबने मिलकर सबने मिलकर कितनी कमाई की। ठीक है, इनकम मेथड्स, इनकम मेथड sums of the income earned by all factors of production in the economy. It measures the total income generated from production ओके। आय विधि में क्या किया जाता है? आय विधि में अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन कारकों को मिलने वाली आय को जोड़ा जाता है। यानी देश में एक साल में सबने मिलकर कितनी कमाई की है, इसी को ध्यान में रखने जाता है। और इसमें हम बहुत चीजें आती है, लेकिन हम वही बातें करेंगे जो जरूरी हो। हर चीज नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ना ही आपको चीजें वो जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका एक एग्जांपल बना लूं तो WRIP कर दीजिए। W मतलब वेजेस, यानी कि इसमें मजदूरी हो गई। जिसमें आय विधि में 4 घटक होते हैं। जैसे देखिए, आय विधि में कितने घटक होते हैं? 4 घटक। आय विधि में 4 घटक होते हैं। पहला क्या? W यानी कि वेजेस, जिसे हम मजदूरी कहते हैं। मजदूरी मजदूरी में क्या होता है? मजदूरों की मजदूरी होती है, कर्मचारियों को वेतन होता है, अधिकारियों का वेतन होता है, बोनस होते हैं, भत्ते होते हैं, PF होता है, ग्रेच्युटी होती है। यानी नगद और वस्तु दोनों को शामिल किया जाता है इसमें मजदूरी में। जैसे कि एक जो होता है कि हम औपचारिक अनौपचारिक नाम देते हैं। जैसे अब देखिए, जब कोई
डे बाय डे काम करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये मजदूरी पे काम कर रहा है। और वह एक थोड़ा लो लेवल से सोचा जाता है, लेकिन वही कर्मचारी हो गया, कहीं अधिकारी को क्या मिलता है, अधिकारियों को वेतन मिलता है, हमेशा कहते हैं। ये एक सकारात्मक मुझे लगता है, लेकिन आपको मजदूरों को भी वेतन कहा जाए तो ठीक रहेगा। मजदूर को कहते हैं मजदूरी दी जाती है, अधिकारी को कहते हैं हम वेतन देते हैं, अभी मजदूर ही है, सरकारी मजदूर है और क्या। अब आर से डब्लू, हम पहले सोच लेते हैं, डब्लू आर प्लस आई प्लस पी, ठीक है, आई विद मी हो गया, डब्लू हो गया आर, आर से क्या होगा, रेंट, रेंट मतलब किराया, किराया, किराया किसका, जमीन का हो गया, मकान का हो गया, गोदाम का हो गया, मशीनरी का हो गया, दुकान का हो गया, इस पे जो आय मिलती है, इसको देने से जो आय मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, उसको शामिल किया जाता है। आई से इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, पूंजी पे लोन जो उधार दिए गए हैं उस पे मिलने वाला ब्याज, सरकारी कॉर्पोरेट बॉन्ड पर जो ब्याज मिलता है उसको इंटरेस्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप अपना ध्यान रखें तो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। पीछे क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, इसमें उद्यमिता व्यवसाय की को जो लाभ होता है, इसमें तीन हिस्सेदारी होती है, लाभांश होता है, जो सुरक्षित आय होती है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही जानने और कोई जानने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं व्यय विधि, इसमें हम दो चीजें देखेंगे, अभी आपके सामने हम लाते हैं व्यय विधि। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, देखिए व्यय विधि और इसके जैसा होता है समग्र मांग, लेकिन पूरी तरह दोनों एक सेम नहीं होते हैं, ठीक है। व्यय विधि और समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड होता है हम बताते हैं इसको कैसे अलग होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, देखिए हम सीधे बताते हैं, अभी पहले बताते हैं जो व्यय विधि और समग्र मांग के होते हैं, जो सूत्र होते हैं इसके सेम होते हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेम होते हैं पूरी तरह, तो हम कहेंगे नहीं, सेम होते हैं लेकिन पूरी तरह सेम नहीं होते हैं। व्यय विधि और समग्र मांग जो होते हैं दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें बारीक अंतर होता है। देखिए कि जो जीडीपी की गणना करने के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल में समग्र मांग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी। जीडीपी, हम भी बताते हैं आगे, जीडीपी की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। जीडीपी की गणना करने के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल में मैक्रो, सॉरी माइक्रो नहीं, मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो तो छोटे के लिए हो जाएगा, लेकिन जीडीपी जैसी चीजें बड़ी होती हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि जीडीपी जो होता है मैक्रो में आता है, मैक्रो में नहीं। मॉडल में समग्र मांग
एग्रीगेट डिमांड का उपयोग किया जाता है। जीडीपी की गणना के लिए व्यय वृद्धि का उपयोग किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में समग्र मांग का उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं सूत्र। दोनों के लिए सूत्र एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा। व्यय वृद्धि, व्यय वृद्धि, और यहाँ पे हम लिखते हैं समग्र मांग, समग्र मांग। उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उद्देश्य हमने पहले भी बता चुका हूं, अंतर जो है वही उद्देश्य में लिख दीजिए। देखिए, जो व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है, ये जीडीपी मापन यह बताती है कि पिछले साल, अब यहाँ पे ध्यान देखने व्यय विधि में, पिछले साल वास्तव में कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पादन हुआ, किसमें, जीडीपी में, ठीक है। और जो समग्र मांग में जो है, इसका उपयोग किया जाता है कि अर्थव्यवस्था का यह विश्लेषण करती है, कि यह बताती है कि भविष्य में कितनी मांग रहेगी और अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। भविष्य में कितनी मांग रहेगी, यह बताती है, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड का बात होती है, इसमें बेसिकली टाइम पीरियड को ध्यान में रखा जाता है कि यह पिछले साल का डेटा पहले से तय आंकड़े को उठाता है व्यय वृद्धि, और जो समग्र मांग होती है भविष्य का अनुमान लगाती है, नीति बनाने के लिए अनुमान लगाता है, ठीक है। और उपयोग किया जाता है, उपयोग लिख लीजिए, यह राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन। और जो समग्र मांग होती है, यह कीनेसियन अर्थशास्त्र होती है, यह बताती है कि जीडीपी कैसे निर्धारित होती है। अभी हम आगे कीनेसियन अर्थशास्त्र को अच्छी तरह पढ़ेंगे, और जो एग्रीगेट डिमांड को भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसके बिना यह काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो यूपीएससी में कीनेसियन अर्थशास्त्र को ही पढ़ना है, ठीक है। ये जीडीपी कैसे निर्धारित होती है, जीडीपी कैसे निर्धारित होती है, ठीक है। जीडीपी कैसे निर्धारित होती है, किसके बराबर है, जीडीपी उत्पादन के बराबर क्या, व्यय वृद्धि और जीडीपी संतुलन में, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू जीडीपी, जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है तब। आप उदाहरण से समझेंगे तो आप इस तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए आप चाय, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लेंगे, राजू चाय वाला है, मान लीजिए कोई चाय वाला, मैं चाय वाला हूँ। तो अगर मुझे व्यय वृद्धि का एग्जाम्पल देना होगा तो मैं कहूँगा कि मान लीजिए मैंने आज 2000 चाय बेची, ठीक है, 2000 चाय बेची, तो आज तो सुबह है, वीडियो सुबह बना रहा हूँ, तो इससे मैंने नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये समग्र मांग में चली जाएगी। मान लीजिए मैंने शाम को यह गणना कर रहा हूँ कि आज मैंने 2000 की चाय बेची, तो मेरा जीडीपी में योगदान कितना हो गया, 2000 का हो गया। क्यों, क्योंकि जो बिक गई है मैं उसे काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो बिक गई है उसे काउंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सुबह को ही काम करूँ, सुबह को इतनी समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह में, तो मैं ये सोचूं कि आज मैं 2000 की चाय बेच दूंगा, और मैं यह अनुमान लगाऊंगा कि आज कितने ग्राहक आ सकते हैं, क्या मैं इतनी शाम तक 2000 की चाय बेच दूंगा, कि अगर 2000 की चाय बेचूंगा तो मुझे कितनी चाय बनानी चाहिए। यानी कि मैं भविष्य का अनुमान लगा रहा हूँ, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। भविष्य का अनुमान मतलब एग्रीगेट डिमांड। अब एक लाइन में सीधे कह सकते हैं, व्यय वृद्धि पीछे देखती है, समग्र मांग आगे देखती है, और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अब हम धीरे धीरे सभी का अध्ययन करेंगे। मैंने दोनों का सूत्र लिख दिया है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, सी प्लस आई प्लस जी
प्लस एक्स माइनस एम।